एनलार्जमेंट, ये वाला टॉपिक हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, कोरोनल प्रीफ्लेयरिंग, कोरोनल एनलार्जमेंट। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द कोरोनल एनलार्जमेंट और कोरोनल प्रीफ्लेयरिंग। ठीक है, तो ये कॉमन वर्ड होता है, दोनों एक साथ यूज होते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, एग्जाम्पल ले लो, ये आपका दांत बना हुआ है, इसके अंदर ये कैनाल है। तो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपने एक्सेल ओपनिंग कर ली, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सेल ओपनिंग, आपने रूट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इक्वल हाफ में, कोरोनल 1/3, मिडिल 1/3, अपाइकल 1/3। जैसे हमने एक्सेल ओपनिंग की, हमने DG16 प्रोब लगा के कैनाल को लोकेट किया कि ये हमारा कैनाल है। तो उसके बाद पहला काम हमने क्या करना, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कोरोनल एनलार्जमेंट करना, यानी कि जो कोरोनल पोर्शन ऑफ द रूट है उसको आप पहले ही इनलार्ज कर लें, उसको बड़ा कर लें। इसे कहते हैं कोरोनल प्री फ्लेयरिंग या कोरोनल एनलार्जमेंट। इसका फायदा ये होगा, जो आप दूसरी फाइलें यूज करेंगे आप, वो इजीली आपकी कैनाल तक जाएंगी, प्रोसीजर एरर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी कैनाल को इतना वाइड कर दिया ऊपर से। तो जितनी भी फाइलें आप पहले यूज करेंगे वो स्टिक नहीं होगी, वो बाइंड नहीं होंगी, तो प्रोसीजर एरर भी नहीं होगा, लेज भी नहीं होगा, आपकी अपाइकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, आपकी वर्किंग लेंथ मेंटेन रहेगी, आपकी जो सॉल्यूशन है क्लीनिंग वाला, वो भी पूरा का पूरा अंदर तक जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही बड़ी कर दी ऊपर पे। तो ये सारे बेनिफिट हैं उसके, यानी कि क्लीनिंग भी अच्छी हो जाएगी, प्रोसीजर एरर भी नहीं होंगे आपको। तो इसे कहते हैं कोरोनल एनलार्जमेंट। सही है। अब एग्जांपल ले लो, ये वाला दांत हमने जो लिया है, इसकी जो लेंथ है ना, पूरी क्राउन से लेकर रूट तक वर्किंग लेंथ हमारी है कितनी, 20 mm। एग्जांपल ले लो, हमारी वर्किंग लेंथ कितनी है, 20 mm। तो इसमें से अगर हम क्राउन हाइट माइनस कर लें 20 mm से, एग्जाम्पल 7 mm हमारे क्राउन की हाइट है, तो कितना बच गया, 13 mm। अब 13 mm को हम 3 में डिवाइड करें तो यानी कि 4। सही है। तो यानी कि 4 mm यहां तक हमें अपनी जो भी कॉर्नर फ्लेयरिंग के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो हमें यहां तक लेके आना है, क्राउन प्लस वो रूट का कॉर्नर बनता है ऐड करके। अब क्राउन कितना था, 7 और 4 ये, यानी 11। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करें उसके ऊपर स्टॉपर सेट करेंगे 11 mm का, उसको उतना अंदर लेके जाएंगे। तो इसे कहते हैं कोरोनर प्री फ्लेयरिंग और कोरोनल इलाजमेंट। कर रहे थे कोरोनल प्री फ्लेयरिंग और कोरोनल एनलार्जमेंट। तो इसके बेनिफिट आप लोगों को समझ आ गए। अब कौन कौन से बेनिफिट थे मैं लिख देता हूँ। वर्किंग लेंथ जो होगी ना, वो मेंटेन रहेगी, क्लीनिंग आपकी सुपीरियर होगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी कैनाल वाइड हो गया है, तो आपकी पूरी की पूरी नीडल अंदर तक जाएगी और अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी आपकी। नो एनी प्रोसीजर एरर, आपका प्रोसीजर एरर भी नहीं होगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग होगा कंपेयर टू कन्वेंशनल टेक्निक से। कन्वेंशनल टेक्निक क्या थी, पहले हम वैक्यूम लेते थे, फिर अपाइकल थर्ड को प्रिपेयर करते थे, फिर हम स्टेप बैक करते थे, तो मल्टीपल फाइल भी यूज होती थी, हमारी एक एक फाइल मल्टीपल दफा कैनाल में कांटेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए प्रोसीजर बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉर्नर प्री फिलिंग कर देंगे पहले से ही, तो आप जो भी फाइल यूज करेंगे वो आपको लेस टाइम भी लेगी, जल्दी प्रिपेयर होगी और अच्छी इरिगेशन होगी। अच्छी इरिगेशन तो कैनाल ब्लॉक नहीं होगा, डेब्रिस क्लीन होता रहेगा। ये सारे इसके बेनिफिट हैं कोरोनल एनलार्जमेंट के। सही है। अब इसको करते कैसे हैं, करने के जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या इक्विपमेंट यूज होते हैं, इसमें दो आपके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। एक यूज होते हैं स्लो एंड के अंदर, दूसरे आपके होते हैं रोटरी मशीन के अंदर। अगर आप रोटरी एनोडोंटस कर रहे हैं तो उसमें भी अलग से फाइल सिस्टम आता है। अगर आप स्लो एंड में जो यूज कर रहे हैं उसमें दो बार आते हैं, एक आते हैं गेट्स ग्लैडन बर्ड्स, दूसरे पीसो रीमर। ठीक है। अगर आप रोटरी एनोडोंटस कर रहे हैं तो एस एक्स भी कहते हैं इसको, या ओरिफेस ओपनर भी कहते हैं। तो ये दो फाइल सिस्टम आते हैं, इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। सही है। तो जैसे आपने एक्सेल ओपनिंग की, आपने DG16 से चेक किया कि यहाँ पर कैनाल है, फिर डायरेक्ट आपने कॉर्नर प्री फिलरिंग करनी है। सेकंड स्टेप ये है आपका रूट कैनाल का। एक्सेल ओपनिंग की, कैनाल को लोकेट किया, अभी आपने कोई फाइल कैनाल में नहीं डालनी, डायरेक्ट कॉर्नर प्री फिलरिंग करनी है। फिर आपने कोई फाइल डालनी कैनाल के अंदर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। पाथ फाइंडिंग फाइल डाल सकते हैं, उसके बाद कोई भी दूसरी फाइल नहीं डालनी है आपने, पहले कॉर्नर प्री फिलरिंग करनी है। उसके लिए जीजी भर यूज होते हैं और रोटरी भर।
तो सिल्वर पीस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो होते हैं, और दूसरे रोटरी मशीन में या एंडो मोटर में जो यूज होते हैं। एंडो मोटर में जो यूज होते हैं इसको एसेक या ओरिफिस ओपनर कहते हैं। जो सिल्वर पीस में यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जीजी बर होते हैं और पीसो रिमर। सही है। अब जीजी बर की अगर हम बात करें तो जीजी बर ये है आपके पास, ये जीजी बर है। ठीक है, अगर आप जीजी बर को गौर से देखें तो इसका इलेक्ट्रिकल शेप है, फ्लेम शेप है, देख रहे हैं। और इसकी जो टिप है ये कट नहीं करती, सिर्फ साइडें कट करती हैं। ये बेनिफिट है, ताकि अगर आपकी टिप की कटिंग होगी तो कहीं और चली जाएगी कैनाल के भी, सिर्फ साइड कटती कटती, यानी कि जब वो कैनाल के अंदर जाएगी तो सिर्फ साइड से कट करती हुई अंदर जाएगी। सही है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपका जो है ना कैनाल यहाँ पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा डेंटिन है, अगर आपने जीजी बर यहाँ लगा दिया, अगर उसकी टिप भी कटिंग होती तो यहाँ पे आपका आर्टिफिशियल कैनाल बन जाता। इसलिए इसकी टिप जो है ना वो नॉन कटिंग है, पहले वो इस कैनाल के अंदर जाएगी तो इसकी साइड कट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्लियर है, सही है यहाँ तक। तो जीजी बर है, अगर आप जीजी बर देखें तो जीजी बर जो है गैस ग्लाइडिन कहते हैं इनको। ये टोटल 6 साइज अवेलेबल है। कितनी साइज अवेलेबल है? 6 साइज अवेलेबल होती है। जो फर्स्ट साइज होती है उसका डायमीटर होता है 0.3, फिर हर पॉइंट के बाद दो दो पॉइंट ऐड करते जाओ। 0.9, 1.1, 1.3। सही है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 जीजी बर के अवेलेबल साइज हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं। अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये कौन सा नंबर जीजी बर है, पांचवा है, छठा है, कौन सा नंबर है, वो पता लगा रिंग के ऊपर। अगर आप इसकी रिंग्स काउंट करें, या सर्कल बने हुए हैं, अगर इसमें देखें कितने सर्कल बने हुए हैं, इसमें 6 सर्कल बने हुए हैं, तो ये 6 नंबर है। अगर आप ये वाली उठा लें, इसमें कितने सर्कल्स हैं? 5 है, तो ये 5 नंबर हो जाएगा। इसी तरह से आपने नोट करते हुए जानना है। अच्छा, अब दूसरा ये शेप है। अब उस शेप में और शेप में फर्क आपको समझ आ रहा होगा। ये देखें, ये इलेप्टिकल शेप है। जो इलेक्ट्रिकल शेप का होगा ये है पीसो रिमर। कौन सा है? पीसो रिमर। और ये फ्लेम शेप है, ये कौन सा है? जीजी बर, गेट ब्लैडन बर। सही है। और ये स्टेशन में भी आता है, तस्वीर आ जाएगी जीजी बर की। आपको कहेंगे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, फिर कहेंगे इनके साइज बता दें, नंबर बता दें, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए डायमीटर का। तो ये एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। सही है। ये एक बीसी को आ सकता है कि भाई जीजी बर है जिसका डायमीटर 1.3 है, तो ये कौन सा नंबर होगा बीसी के लिए? 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी सवाल आ सकता है इसके थ्रू। सही है। अब हमें कब जीजी यूज करना चाहिए, कब पीसो यूज करना चाहिए? दोनों आप कर सकते हो यूज, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ज्यादा इलिप्टिकल शेप है, ज्यादा कैनाल को इलिप्टिकल शेप बना देता है। जैसे हमने पता ही हमारा कैनाल इलिप्टिकल शेप का होता नहीं है, हमारा कैनाल होता है टेपर शेप का, तो इसलिए ये ज्यादा यूज होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यूज होता है जीजी का। सही है। अब 6 नंबर है, क्या 6 ही कैनाल में यूज होंगे? कौन से कैनाल में कौन सा नंबर यूज होगा, अब ये सवाल है। अगर मैं सेंटर इंसाइजर में ओपनिंग कर रहा हूँ, मैं भी सेंटर इंसाइजर में, तो मैं कौन सा नंबर यूज करूँ? मैं एक ही जीजी पर यूज करके काम कर सकता हूँ, या मुझे एक ही कैनाल में मल्टीपल जीजी पर चलाने चाहिए? एक नहीं करना है। उसका रूल ये है, या तो क्राउन डाउन जाए या स्टेप बैक जाए, क्योंकि हमारा जो कैनाल है वो ऊपर से वाइड, फिर नैरो, फिर नैरो, फिर नैरो होता जाता है। अगर हमने एक ही जीजी पर चला दिया पूरा 5 mm तक रूट तक, तो वही शेप बन जाएगा, टेपर मेंटेन ही नहीं रहेगा। याद करें, शेपिंग का पहला प्रिंसिपल क्या था? टू मेंटेन द ओरिजिनल टेपर फनल शेप। तो मैं प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी। सही है। अब प्रिपरेशन का तरीका ये है, अगर एग्जांपल ले लें, ये आपका क्राउन है, ये आपकी रूट है, ठीक है। तो आपने ऊपर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ना, यहाँ पे 6 नंबर चला दिया जीजी, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे 5 नंबर चला दिया 1 mm के बाद, यहाँ 4 mm 4 नंबर चला दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि ऊपर से बड़ा, फिर छोटा, फिर आपने अंदर तक और छोटा बल लेके जाना है, फिर वो छोटा, फिर वो छोटा, फिर वो छोटा। इस तरह से आपने जीजी बल को यूज करना है। किसी कैनाल में 4 यूज होंगे, किसी कैनाल में 3, किसी में 5, डिपेंड ऑन द कैनाल डायामीटर। लेकिन इतना आपने वाइड करना है कि जो ये जो डेंटिन है ना, वाइड करने के बाद, कैनाल वाइड करने के बाद, ये वाला डेंटिन आपने प्रिजर्व करना है। ये एटलीस्ट आर अराउंड 3.5 या 4 mm होना चाहिए। सही है। क्लियर है ये वाले पॉइंट। अगर एग्जाम्पल लो, ये आपका मैंडिबुलर सेंटर इंसाइजर है, वो छोटे होते हैं, इसकी रूट भी यूं छोटी होती है। अब इसमें कौन सा जीजी बर्ड यूज करोगे? नहीं, इसमें आप 5 नंबर 6 नंबर तो कर ही नहीं सकते। अब उसका तरीका ये होता है, आपके पास आजकल सेंसर आगे हैं,
आप लोग लेंथ तो मेयर करते हो सेंसर में, आप रूट का डाया मेयर नहीं करते। आप उसी लेंथ के थ्रू ये वाला डिस्टेंस पहले ही मेयर कर लो कितना है, ठीक है? ये वाला डिस्टेंस आप सेंसर के थ्रू मेयर कर सकते हो डाया कितना है, उस हिसाब से आप जीजी बर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जीजी बर का डाया याद है कि 0.5 का जो है ना वो साइज कितनी है, 0.5, 2 नंबर जीजी का साइज कितना, 0.5। अगर आपकी यहाँ से ऊपर की रूट ही 3 mm की है, तो आपने ऑल अराउंड कम से कम 2 mm डेंटिंग छोड़ना है, इतना वाइड करना है। तो अगर ये है ही ऊपर से 4 mm, तो जीजी पर कौन सा चलाएंगे आप? 1, एक ही चलाओगे, ज्यादा चलाओगे ही नहीं। अगर आपने 2 नंबर जीजी नंबर पे चले गए, तो आपका डाया 0.5 हो जाएगा, तो 2 में ऑल अराउंड बचेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो जितनी बड़ी रूट होगी मीजो, इसलिए जितनी वाइडर रूट होगी उतना ही आप जीजीबल ज्यादा चलाओगे, जितनी रूट थिन होगी उतने कम जीजीबर आप चलाएंगे कन्वर्ट। ठीक है, समझ में आएगी कॉन्सेप्ट? तो जीजीबर को इस तरह से चलाना है। एक और तरीका ये है कि आप नीचे पहले GG1 चलाओ नीचे तक, यहाँ तक, फिर इसको 1 mm लेंथ कम करके यहाँ तक चलाओ बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर एंड तक बड़ा बड़ा चलाते जाओ। सही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जब हम रूट कनाल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हमें कैनाल नजर नहीं आ रहा होता है। एज अ बिगिनर बच्चों को कैनाल नजर नहीं आ रहा, कैनाल कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपने इनिशियल जीजी पर चला दिया ना, तो आपको कैनाल नजर आ जाएगा मिरर में भी कि कैनाल कहाँ पड़ा हुआ है। सही है। तो ये आपको आना चाहिए जीजी पर के रिगार्डिंग, कॉर्नर एनलार्जमेंट क्या होती है, उसके बेनिफिट क्या है। इसको कॉर्नर प्री फ्लेयरिंग भी कहते हैं, कॉर्नर एनलार्जमेंट भी कहते हैं। तो कोई कॉर्नर एनलार्जमेंट पूछ लेगा, कोई आपसे कहेगा प्री फ्लेयरिंग क्या होती है, तो बात वही है। सही है। यहाँ तक कोई सवाल अब होगा इस टॉपिक के ऊपर?